So next TP we have to start is liquid solution. So let's start with question number 1. First question is given 12 gram of a non-volatile solute is dissolved in 108 gram of water produces the relative lowering of vapor pressure of 0.1, the molar mass of the solute. We will simply apply the formula P naught minus PS by P naught is equal to mole fraction of solute. And we all know for dilute solutions, mole fraction की जगह हम लोग n upon n लिख सकते हैं. So it's given 0.1. So 12 by m1 by 108 by 18 यहाँ से m1 सॉल्व होकर 20 आ जाएगा. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर कोई एग्जैक्ट सॉल्व करता है तो थोड़ा इसका आंसर वेरी कर सकता है, बट ऑप्शंस आर फार अवे. 20, 40, 60, 80 गिवन है. अगर हम चाहते तो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे. पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. यहाँ से आंसर थोड़ा सा वेरी करके आएगा, बिकॉज आपको पता है कि जो पहला वाला फॉर्मूला हमने लगाया वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दे रहा है, बट चूंकि ऑप्शन उससे मैच कर जा रहा है तो हम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करे दे रहे हैं. सो m1 की वैल्यू 20 रिपोर्ट कर देंगे. अगर कोई इसको एक्यूरेट सॉल्व करेगा तो इट विल कम आउट टू बी 18, बट आपको पता है मेंस के पेपर में हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 80, 60, 20 एंड 40 है. 20 इज द क्लोजेस्ट आंसर, वो मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. It's given molecule M associates in a given solvent according to the equation M gives Mn. For a certain concentration of M, the Van't-Hoff factor was found to be 0.9 and the fraction of associated molecule was 0.2. The value of N. तो देखो हमारे पास क्या है कि M gives Mn वाला केस है, तो हम सबसे पहले एसोसिएट का केस है तो Van't-Hoff factor अगर लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n. ये वैल्यू 0.9 गिवन है. दूसरा केस देखो उसने लिखा हुआ है द फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल वाज 0.2. तो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कितने हुए? अगर हमने इनिशियल मोल ए ले लिया तो ए इंटू 1 माइनस अल्फा ए अल्फा बाई एन हो गया. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड कितना हुआ? ए अल्फा बाई एन. और अगेंस्ट दैट अगर हम चेक करें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द एंड है वो कितना है? 1 माइनस अल्फा ए इंटू 1 माइनस अल्फा सिंपली. तो ए अल्फा बाई एन डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस अल्फा. तो अगर रेशियो निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2. अब यहाँ से सॉल्व करके आपको एन निकालना है, तो आप एक बार सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2. यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, थोड़ा सा सही करेंगे तो अल्फा बाई एन तो हो गया, ए अल्फा बाई एन तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर उसी टाइम पे चेक करेंगे तो आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन. सो विच कम्स आउट टू बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो जाएगा ना. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is given how many grams of methyl alcohol should be added to 10 liter of tank of water to prevent the freezing point at 268 Kelvin. Kf of water is given. तो देखो अगर 268 केल्विन पे आपको फ्रीजिंग प्रिवेंट करनी है, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए. सो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273, एक्चुअली में 268 सोल्यूशन के चाहिए, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 5 आ जाएगा. फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. डेल्टा टी एफ इज 5, के एफ इज 1.86. मोलालिटी निकालने के लिए हमने अज्यूम कर लिया मिथाइल अल्कोहल का x ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, सो x डिवाइडेड बाय 32 इज मोल्स, और ऐसा 10 लीटर्स में डिसॉल्व कर रहे हैं. सो x डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, वाटर की डेंसिटी हमने 1 ग्राम पर ml ही अज्यूम कर ली, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास डेंसिटी गिवन नहीं है, तो मोलालिटी इस मोलालिटी कंसीडर कर लिया है डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशंस के केस में. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x अगर हम सॉल्व करके लाएंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 860.21. ऑल्दो ऑप्शन में देखो तो 860.21 नहीं गिवन था, 868.06 गिवन है. ऑल्दो हमने मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी लिया तो अप्रॉक्सीमेशन तो वैसे ही अप्लाई करा है, तो नियरेस्ट आंसर मार्क कर सकते थे. अदरवाइज आंसर सही कर लो, इट शुड बी 860.21. ओके, क्लियर, समझ आ गया ना. डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम किया है. इस क्वेश्चन में नो डाउट हमने एक अप्रॉक्सीमेशन लिया है, हमने मोलारिटी को मोलारिटी के बराबर अज्यूम कर लिया है, बिकॉज हमारे पास वाटर का वॉल्यूम गिवन है, या बेटर टू से सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है. तो हमने वाटर की डेंसिटी को 1 ग्राम पर एमएल एज्यूम करते हो, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी सॉल्व कर लिया. डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, राइट. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन कंसीडर सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ 0.5 m C2H4OH, 0.1 m Mg3PO4 whole twice and 0.25 m KBr and 0.125 m Na3PO4 at 25 degrees Celsius. Which statement is true about these solutions assuming all the salts are strong electrolytes? तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा गया है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट है. वी ऑल नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज P is equal to I times C into RT, abnormal colligative property.
अब अगर हमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आर और टी तो सेम दिया, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो जिसके लिए ज्यादा वैल्यू ऑफ आई इंटू सी आ जाएगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर हो जाएगा। तो सारे सॉल्यूशंस के लिए हम आई इंटू सी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो C2H4OH की कंसेंट्रेशन 0.1 है और ये अनडिसोशिएटेड काउंट करेंगे, सो इट्स का एन फैक्टर 1, सो 0.5। Mg3PO4 होल ट्वाइस को आयनाइज करेंगे तो उसके बॉन्ड टॉप फैक्टर आ जाएगा 5, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एम गिवन है तो आई इंटू सी 0.5 हो गया। KBr आयनाइज होकर 2 आयन जनरेट करेगा तो बॉन्ड टॉप फैक्टर 2, कॉन्सेंट्रेशन 0.25 एम गिवन है, सो उसका भी आई इंटू सी 0.5 आ गया। सिमिलरली Na3PO4 सॉल्व करेंगे तो उसका बॉन्ड टॉप फैक्टर 4 है, 4 आयन में जनरेट होगा और 0.25, ये समझ गए ना पहले बॉन्ड टॉप फैक्टर। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बॉन्ड टॉप फैक्टर 1, इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टॉप फैक्टर 1 + Z - 1 इंटू अल्फा होता है। अल्फा 1 है तो ये वैल्यू Z के बराबर आ जाएगी, समझ गया ना। तो चाहो तो साइड में लिख लो, क्योंकि इस केस में सिंस अल्फा इज इक्वल टू 1 गिवन है इसलिए I इज इक्वल टू Z आ रहा है। अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ I इज 1 + Z - 1 इंटू अल्फा होता है, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो I इज इक्वल टू Z आ जाएगा। हमने ये अप्रोक्सीमेशन या ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सीधे सीधे बॉन्ड टॉप फैक्टर लिख लिया। तो हर केस में आपको नंबर ऑफ आयंस जनरेट करने, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैंने नंबर ऑफ आयंस सीधे सीधे, नंबर ऑफ आयंस बनेंगे नहीं, तो C2H4OH के लिए बॉन्ड टॉप फैक्टर 1 ही रहने वाला है, नो चेंज, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डील इज क्वेश्चन नंबर 9। So move to question number 9. In question number 9, it's given a solution at 20 degrees Celsius is composed of 1.5 mole of benzene and 3.5 mole of toluene. If the vapor pressure of pure benzene and pure toluene at this temperature are given 74.7 and 22.3 torr respectively, then the total vapor pressure of the solution and the benzene mole fraction in the equilibrium with it will be. तो देखो अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो we'll apply a formula PT is equal to XA into PA0. PT is equal to XA into PA0 plus XB into PB0, right? XA into PA0 plus XB into PB0। XA लिखेंगे तो 1.5 मोल ऑफ बेंजीन है, 3.5 मोल ऑफ टोलुइन है, तो मोल फ्रैक्शन हो गया 1.5/5। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन 74.7, प्योर टोलुइन इज गिवन 22.3। सिंप्लीफाई करेंगे तो PT की वैल्यू आ जाएगी 38.02। ध्यान से देखेंगे तो आंसर बी क्लियर हो गया, क्योंकि दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सवाल हमारे फाइनल एग्जाम में आया था तो हमें केवल ऑप्शन बी चेक कर लेना था, आगे की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। बट चूंकि अभी आप सीख रहे हैं तो वाई भी पूछा गया ऑल दो क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में मेन्स में ध्यान रखना है कि अगर एक ऑप्शन सॉल्व करके ही काम बनना है तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व द सेकंड वन, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। तो अभी यहाँ पे देखो हमने क्या करा, वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। सो वाई की वैल्यू XA into PA0 upon PT, XA की वैल्यू 1.5, XA into PA0 upon PT लिखेंगे तो XA की वैल्यू हो गई 1.5/5, PA0 74.7 और PT हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 38.02। उसको सॉल्व करेंगे तो 0.589 आएगा कंफर्म, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is given determination of molar mass of an acetic acid in benzene using freezing point depression is affected by। आपको पता है कि एसिटिक एसिड एक्वस मीडियम में डिसोशिएट करता है और नॉन एक्वस मीडियम में एसोसिएट करता है। तो बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो मैंने ड्रॉ करा है, देखो एसिटिक एसिड विल अंडरगो डाइमराइजेशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना है, दिस इज नॉट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डेड हो जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एसोसिएशन आंसर मार्क करेंगे तो हमारा आंसर मार्क करेंगे बी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11। इट्स गिवन द solubility of nitrogen in water at 300 Kelvin and 500 torr, partial pressure is 0.01 gram per liter. The solubility at 750 torr, partial pressure is, ठीक है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी 300 केल्विन पे और 500 टॉर पे 0.01 ग्राम पर लीटर दे रखा है, और बाद में ये 750 टॉर करेंगे तो आपको पता है कि सॉलिबिलिटी जो है प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो बस प्रेशर के साथ इसको रिलेट कर लीजिएगा, आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is given 5 gram of Na2SO4 was dissociated in X gram of water. The change in freezing point was found to be 3.82 degrees Celsius. If Na2SO4 is 81.5% ionized, the value of X, Kf given है, molar masses are given। तो देखो आपको पता है कि डिसोसिएशन के केस में बॉन्ड टॉप फैक्टर I is equal to 1 + Z - 1 into अल्फा होता है।
आपको नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होंगे Na2SO4 से वो 3 हो गए, तो Z हो गया 3। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 81.5%, सो अल्फा विल पुट 0.815। यहाँ से सॉल्व करके पहले आई निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 2.63। इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम। सॉल्व करेंगे, डेल्टा टी एफ 3.82 दे रखा है, के एफ की वैल्यू 1.86, आई की वैल्यू 2.63। मोलालिटी निकालने के लिए आपको बोला गया है कि x ग्राम वाटर में 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 डिजोल्व कर रहे हैं। तो Na2SO4 के अगर मोल्स लिखेंगे तो इट इज 5/142, ये मोल्स हो गए, एंड दीज आर डिजोल्व इन x ग्राम ऑफ वाटर। सो मोलालिटी हो गई 5/142 इंटू एक्स, और बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से सॉल्व करके x निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी क्लोज टू 45। सो क्लोज टू 45, दैट मीन्स योर आंसर मस्ट बी सी। ओके, क्लियर है। पहले वांट ऑफ फैक्टर निकाला, वांट ऑफ फैक्टर से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम किया, मोलालिटी निकालते टाइम मास ऑफ सॉल्वेंट x ग्राम यूज कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया, सो दैट गिव्स योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 is given the freezing point of benzene decreases by 0.45 degrees Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. The acetic acid dissociates to form a dimer in benzene. Percentage of association in acetic acid in benzene will be। तो देखो फिर से अभी एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर हो गया। देखो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, बार बार क्वेश्चन में आता है। डिसोसिएशन के लिए 1 + z - 1 into अल्फा, z नंबर ऑफ आयंस, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए i is equal to 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, n is order of association, alpha is degree of association, right? So I is equal to 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, n की जगह 2 लिखना है क्योंकि डाइमराइजेशन हो रहा है, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1 - अल्फा बाय 2। फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम। सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा टी एफ इज 0.45, आई की वैल्यू लिखनी है 1 - अल्फा बाई 2, के एफ की वैल्यू 5.12 फॉर बेंजीन। बी केयरफुल, वाटर नहीं अप्लाई कर देना, बेंजीन के अंदर सॉल्वेंट है, सो वैल्यू बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। के एफ गिवन है ऑल द क्वेश्चन में, सो 5.12 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी के लिए 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को हमने 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया है, सो मोलालिटी इज 0.2/60 इंटू 20 और बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से सॉल्व करके अगर हम निकालेंगे तो 1 - अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी क्लोज टू 0.527। अब थोड़ा कैलकुलेशन देखो, जेई में इसमें टिपिकल आ रही है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। एंड देन अल्फा विल बी 0.472 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 0.944 एंड विच इज सेम एज 94.6% जो ऑप्शन दिया है। अदरवाइज 94.4% मेरे आंसर के हिसाब से, तो इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते थर्ड प्लेस डेसिमल तक, तो ऑप्शन देख के मार्क कर देना है क्योंकि आंसर आर फार इनफ। सो आंसर का सी मार्क करेंगे, ठीक है। Then comes the next question. This is question number 16. Question number 16 is given for 1 molar aqueous solution of the following compounds. Which one of the following shows highest freezing point? तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट उसका होगा जिसका लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जिसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। सो बेसिकली मोर वांट ऑफ फैक्टर आए, दैट मींस मोर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मींस लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये टेक्निक समझ में आ रही है आपको? जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका भी वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसके लिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर हमें हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मिनिमम वांट ऑफ फैक्टर चाहिए, यानी कि सबसे कम आयंस जिसमें प्रोड्यूस होंगे उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमने चेक करा मिनिमम वांट ऑफ फैक्टर, और मिनिमम वांट ऑफ फैक्टर चेक करोगे तो ऑप्शन सी में आ जाएगा। पहले वाले से 3 आयन जनरेट होंगे, दूसरे वाले में 2 आयन जनरेट होंगे, तीसरे वाले में कोई आयन जनरेट नहीं होगा, और चौथे वाले में 4 आयन जनरेट होंगे। So minimum number of ions are generated by option C. That's why it will have minimum want of factor I. क्योंकि डिसोसिएशन के मैंने बोला want of factor is 1 + z - 1 into अल्फा। इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 1 मान लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू z। तो जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे want of factor उतना ज़्यादा होगा। सो इसके बेसिस पे आंसर मार्क करेंगे C। क्लियर? Then next question comes to question number 20. Question number 20 is given the freezing point of a diluted milk sample is found to be -0.2 degrees Celsius, while it should have been -0.5 degrees Celsius for pure milk. How much water must be added to pure milk to make it diluted sample? तो देखो पहला वाला जो सैंपल है उसके लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मान लेते हैं, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मान लेते हैं। तो अगर हम प्योर मिल्क के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो प्योर मिल्क को भी एक कोलाइडल सोल्यूशन तरह ट्रीट कर रहे हैं या सोल्यूशन तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो डेल्टा टी एफ 0.5 के एफ इंटू एम, M1 आपको निकालना है। दूसरे केस में अगर हम डाइल्यूटेड मिल्क ले रहे हैं तो डाइल्यूटेड मिल्क के लिए अगेन डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.2
KF इंटू M2, KF नहीं चेंज होगा, वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। रेशियो लेंगे तो M1/M2 5:2 आ गया। तो इससे मिल्क टू वाटर रेशियो जो हमें लिखना है, तो प्योर मिल्क में वाटर ऐड करना पड़ेगा और 2:3 करना पड़ेगा, क्योंकि डाइल्यूटेड मिल्क में रेशियो 5 पहुंच रहा है। सो मिल्क तो उतना ही फिक्स रहेगा, वाटर बस बढ़ाया गया तो मोलालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो 2:3 अगर हम मिल्क इज टू वाटर ले लेंगे तो हमारा सैंपल बन जाएगा। तो दैट मीन्स वी हैव टू टेक 2 cups of milk and 3 cups of water. That means option C. ठीक है। Then comes question number 21. 21 is given freezing point of 4% aqueous solution of X is equal to freezing point of 12% aqueous solution of Y. Molecular weight of X is A, then molecular weight of Y is, तो देखो हमारे पास एक 4% एक्वा सोल्यूशन है, एक 12% एक्वा सोल्यूशन है। तो पहले वाले सोल्यूशन के अगर हम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम अप्लाई करें तो मोलालिटी हो गया 4 ग्राम सोल्यूट, 4% मतलब 4 ग्राम सोल्यूट 96 ग्राम वाटर में। तो मोलालिटी लिखेंगे तो 4/A इंटू 96 इंटू 1000, राइट। सो 4 इंटू 1000 अपॉन A इंटू 96। दूसरे सोल्यूशन के लिए यही चीज लिखेंगे तो 12% एक्वा सोल्यूशन है, तो 12 ग्राम सोल्यूट 88 ग्राम ऑफ वाटर। सो ये बन गया के एफ इंटू 12 इंटू 1000 अपॉन A1 इंटू 88। मैंने उसका मॉलिक्यूलर मास A1 अज्यूम कर लिया वाई वाले के लिए। सो दिस इज फॉर एक्स एंड दिस इज फॉर वाई, राइट। दोनों का रेशियो अप्लाई करा तो इट कम्स आउट टू 4/A इंटू 96, या दोनों के डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उसने बोला हुआ सेम है, फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, तो हमने उसको इक्वेट करा तो 4/A इंटू 96 इज इक्वल टू 12/A1 इंटू 88। अब देखो यहाँ थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेना है, क्योंकि जो आंसर्स दिए हैं वो सीधे सीधे इंटीजर वैल्यू में दे रखे हैं, A3 है, 4 है, 2 है। तो हमने क्या करना है, A1 इसकी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो जो हमने वाटर का अमाउंट चेरा है ना, उसको हम सोल्यूशन के अमाउंट से अगर रिप्लेस कर लें तो दिस विल बी कम आउट टू A1 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 3A। ऑल्दो ये मेंस का क्वेश्चन है तो हम 3A लिख देंगे, एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता। अदरवाइज क्योंकि हमें पता है जो परसेंटेज बाई वेट होता है वो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट सॉल्व कर दोगे तो एग्जैक्ट 3A भी आ सकता है, बट सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना, क्योंकि आप फ्यूचर में एडवांस पेपर में डील करोगे तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं सीखें। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 22. It's given molecules of benzoic acid dissolved in 30 gram of 30 gram of benzene shows a depression freezing point equal to 2 Kelvin. If the percentage association of acetic acid to form dimer in the solution is 80, then W is, फिर से देखो एसोसिएशन का क्वेश्चन हो गया। सो I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n लिखेंगे। n की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 0.8 है, तो वांट ऑफ फैक्टर आ गया I। उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम। आई इज 0.6, के एफ इज गिवन 5। मोलारिटी निकालने के लिए W ग्राम एसिड डिजोल्व किया है, मॉलिक्यूलर मास 122 मोल्स हो गए। 30 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया है तो मोलारिटी हो गई W इंटू 1000 अपॉन 122 इंटू 30। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो W की वैल्यू 2.44 ग्राम आ जाएगी, यानी कि आंसर हम लोग बी मार्क करेंगे। समझ गए। पहले वांट ऑफ फैक्टर लगाया एसोसिएशन के लिए, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। आई की वैल्यू 0.6, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर 2.44 आ जाएगा, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23. 23 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। पहले केस में लिखा है द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज विद द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। करेक्ट है। कोई भी गैस जो होगी वो उसके नेचर पे डिपेंडेंट होता है। के एच वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए के एच अलग होता है, क्योंकि सॉलिबिलिटी पे डिपेंडेंट फिनोमेनन है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ये गड़बड़ दिया हुआ है। के एच वैल्यू अगर हायर होती है तो सॉलिबिलिटी लेसर होती है। सो मोर के एच लेसर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, दैट मींस दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट केस में लिखा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है एकदम। वाई इज इक्वल टू एक्स इनटू पी ए नॉट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। And different gases have different kh, sorry, not y is equal to kh. This is Henry's law simply. Partial pressure is equal to kh into solubility of the gas. Last part में लिख रहा है different gases have different kh values at the same temperature. Correct है। अलग अलग gases के लिए kh value different होती है। Although अगर आप थोड़ा common sense अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन A और D जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड ऑप्शन है, तो दोनों ही करेक्ट होंगे या दोनों ही इनकरेक्ट होंगे, तो हम यहाँ से थोड़ा क्लू लगा सकते थे जल्दी करने के लिए। अदरवाइज तो पढ़ के आपको समझ आ जाएगा ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्योंकि के एच वैल्यू हायर होने का मतलब सॉलिबिलिटी लेस होती है, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है। हायर वैल्यू ऑफ के एच से हायर सॉलिबिलिटी रिप्रेजेंट करी गई है, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, इट्स गिवन फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस W, X, Y and Z in water at 298 Kelvin. The Henry's law constants are 0.5, 2, 35 and 40 kilobar respectively. The correct order of given data is, तो देखो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब हेनरीज लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बेसिकली।
तो गैस की सॉलिबिलिटी को अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो, अगर हमने ऑप्शन देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के साथ प्लॉट किया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के साथ प्लॉट किया गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखेंगे और फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू के एच माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इक्वेशन देखो ग्राफ की, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ बन रहा है। और उसमें देखो जिस गैस की स्लोप सबकी निगेटिव आ रही है और जिसके लिए ज़्यादा के एच होगा उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा निगेटिव आएगी, राइट। तो स्लोप हो गया निगेटिव और इंटरसेप्ट हो गया के एच, दोनों में से किसी तरीके से भी चेक कर लो। तो इंटरसेप्ट से अगर चेक करेंगे तो इसका इंटरसेप्ट जितना ज़्यादा है के एच वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, के एच वैल्यूज आपको गिवन है। तो सबसे ज़्यादा इंटरसेप्ट देखो किसका दिया, 40 किलो बार, दैट इज जेड। ठीक है, तो बस इसी हिसाब से चेक करते हो। जेड के बाद आएगा वाई, वाई के बाद आएगा एक्स, एक्स के बाद आएगा डब्ल्यू। तो इंटरसेप्ट देख के आप क्विकली आंसर पर पहुंच जाओगे। सो योर आंसर मस्ट बी ए। और निगेटिव स्लोप आनी थी इसलिए ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देना था, ए और डी में चेक कर लेना था, राइट। अब अगर ए और डी में थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो स्लोप से चेक कर लेना है। अगर हम ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज होंगे तो चेक इट विद द स्लोप, क्योंकि जो इंटरसेप्ट है वो तो पता चल गया, उसका स्लोप से चेक कर लो। तो एक्स और डब्ल्यू में अगर डिस्क्रिमिनेट करना होगा तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इट्स गिवन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड XY इन वाटर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सॉल्यूशन of 0.01 m BaCl2 in water, assuming that the dissociation of a given ionic compound in water, assuming complete dissociation of the given ionic compound in water, the concentration of XY in the solution। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करना है तो P इक्वल टू आई सी आर टी हो गया, XY के लिए अब I की वैल्यू 2 हो गई, BaCl2 के लिए I की वैल्यू 3 हो गई। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो I इंटू सी सेम कर दो, 2 इंटू सी वन इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 0.01। ठीक है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ XY है वो 4 टाइम्स ऑफ, नॉट इक्वल, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। So it's given the osmotic pressure of dilute aqueous solution of ionic compound XY is 4 times that of the solution of 0.1 m BaCl2. So I into C1 for XY is equal to 4 times I into C1 for BaCl2. So 2 into C1 is 4 into 3 into 0.01। यहाँ से C1 सॉल्व करके लाएंगे तो 0.06 आ जाएगा, इससे आंसर डी मार्क कर देंगे। क्लियर, देख लो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रोसेस फॉलो करना था। Then comes question number 28. 28th question is given liquid M and liquid N form an ideal solution. The vapor pressure of pure liquid M and N are given 40 and 700 mm mercury respectively. The same temperature, the correct order, the correct statement is xm mole fraction of M है, xn जो है mole fraction of N है, ym जो है वो mole fraction of M in vapor phase है और yn जो है वो mole fraction of N in vapor phase है। यहाँ से ध्यान से देखो तो वेपर प्रेशर ऑफ N जो है वो ज़्यादा गिवन है, उसका मतलब N जो है वो मोर वोलेटाइल लिक्विड है और मोर वोलेटाइल है इसका मतलब उसका वेपर फेज कॉम्पोजिशन M से ज़्यादा आएगा। अब अगर वेपर फेज कॉम्पोजिशन ज़्यादा आएगा तो एक्स एम अपॉन वाई एम की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स एन अपॉन वाई एन आ जाएगी, क्योंकि वाई एन की वैल्यू वाई एम से ज़्यादा है तो ईजिली आप बता सकते हो एक्स एम अपॉन वाई एम की वैल्यू एक्स एन अपॉन वाई एन हो जाएगी, इसका मतलब आंसर ए मार्क कर देंगे। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन इज गिवन at 35 degrees Celsius the vapor pressure of CH2 is 512 mm mercury and that of acetone is 344 mm of mercury. A solution of CH2 and acetone has a total pressure of 600 mm mercury. The false statement among the following is, तो देखो हमारे पता है कि अगर ये सोल्यूशन राउट लॉ फॉलो कर रहा होगा तो Pt इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट आएगा। पी ए नॉट की वैल्यू 512, पी बी नॉट की वैल्यू 344, एक्स ए एक्स बी फ्रैक्शंस है तो क्लियरली समझ आ रहा है कि वैल्यू कभी भी 600 नहीं पहुंचेगी, इट विल बी सर्टेनली लेस देन 600। तो जो टोटल प्रेशर 600 mm मर्करी दे रखा है वो एक्स इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इतना समझ गया पहले, तो जो सोल्यूशन ऑफ CH2 इन एसीटोन है दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। बस अब ऑप्शन पढ़ना शुरू कर लो। पहले केस में लिखा राउट लॉ इज नॉट फॉलोड बाय दिस सिस्टम, करेक्ट। आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। अ मिक्सचर ऑफ 100 ml CH2 एंड 100 ml ऑफ एसीटोन हैज वॉल्यूम लेस देन 200 ml। यही गड़बड़ हो गया क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होता है। तो यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग अगर पॉजिटिव है तो इसके बेसिस पे आंसर देखो क्या बन जाएगा, बी इनकरेक्ट,
हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन एट 35 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा इसका। एंड CH2 एंड एसीटोन आर लेसर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देमसेल्फ। तो ये इंटरेक्शंस की बात हो गई। पॉजिटिव डेविएशंस में मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है और बाद में वीक हो जाता है। सो CH2 एंड एसीटोन हैज लेसर इंटरेक्शन टू ईच अदर देन टू देमसेल्व्स, ये एकदम करेक्ट है। बाद में इंटरेक्शन वीक होता है, पहले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव है। हीट प्रोवाइड ज़्यादा करनी पड़ती है, रिलीज कम होती है, ठीक है। और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, तो बी ऑप्शन आप कंफर्म बता सकते हो, इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। इट्स गिवन टू ओपन बीकर्स, वन कंटेनिंग अ सॉल्वेंट एंड द अदर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ दैट सॉल्वेंट with the non-volatile solute are together sealed in a container over time। तो देखो हमने क्या करा कि एक कंटेनर में सॉल्वेंट रखा, दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन रखा। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर P0 से कम होगा। तो जो सॉल्यूशन वाला चैम्बर है उसके ऊपर वेपर प्रेशर PS है और सॉल्वेंट की वजह से वहाँ वेपर प्रेशर P0 होने लगेगा। तो वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कंडेंसेशन फास्ट हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला लिक्विड है वो कंडेंस करने लगेगा, तो धीरे धीरे सॉल्वेंट एवापोरेट करेगा और सॉल्यूशन वाले पार्ट में कंडेंस होता चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर PS से ज़्यादा नहीं हो सकता और सॉल्वेंट के ऊपर वेपर प्रेशर P0 है जो PS से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंसेशन होता चला जाएगा, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, ये अपना आंसर हो गया। ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। समझ गया ना लॉजिक? क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो है P0 और जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर है वो है PS। और आपको क्लियरली पता है कि PS की वैल्यू P0 से कम है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे मूव करेगा, कंडेंसेशन वाला पार्ट सॉल्यूशन वाले चैम्बर में ज़्यादा हो जाएगा, एवोपरेशन कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो सॉल्वेंट है वो कंडेंस होता चला जाएगा सॉल्यूशन वाले चैम्बर में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, हैंस विल राइट आंसर ए। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो आपको दिया है द ग्राफ ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ टू एंड टेम्परेचर एट 3 डिफरेंट लिक्विड्स एक्सपेंड एट गिवन। तो वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ गिवन है, आपको इन्फ्रेंस बताना है कि किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है और किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। तो देखो क्लियरली आप देख सकते हो कि आपको पता है 760 mm मरकरी पे लिक्विड बॉयल कर जाता है। तो ऐसे अगर हम 760 पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये इनके करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट्स पता चल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वी कैन से कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Z जो है वो हाईएस्ट होगा, दैन इट विल बी Y एंड दैन इट विल बी X। बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया। तो अगर हमारा पास बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड Z का सबसे ज़्यादा है तो उसने बोला X हैज़ द हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू Y। तो देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका वेपर बनाना मुश्किल है, यानी वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा इसका मतलब उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होने का मतलब मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हायर का मतलब मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस Z में, फिर Y में, फिर X में। तो X हैज़ हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू Y, गलत हो गया। X हैज़ लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू Y, करेक्ट हो गया। Z हैज़ लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू Y, ये भी गलत हो गया। उसका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो आंसर इसका हम लोग ए मार्क कर देंगे। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन नंबर 35। पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करा ग्राफ देख के, 760 mm ऑफ मरकरी वाली लाइन ड्रॉ करके करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। बॉइलिंग पॉइंट हायर होने से हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को इंटरप्रेट करा और उससे हम आंसर ए पे पहुंच गए, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। देन टू क्वेश्चन नंबर 37। Question number 37 is given a cylinder containing an ideal gas 0.1 mole and 1 decimeter cube is in thermal equilibrium with a large volume of 0.5 mole aqueous solution of ethylene glycol and its freezing point. If the stoppers S1 and S2 as shown in the figure are suddenly withdrawn, the volume of the gases in liter after equilibrium is achieved. तो देखो जो गैस है वो हमारे इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो इथिलीन ग्लाइकॉल का टेम्परेचर होगा वही गैस का टेम्परेचर हो जाएगा। मैंने स्टॉपर लगाया तो गैस कॉम्प्रेस स्टेट में है, बाद में जैसे ही स्टॉपर हटाएंगे तो उस टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम हो सकता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली पहले हमने टेम्परेचर निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल का फ्रीजिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। KF आपको गिवन है 2, मोलैलिटी 0.5, तो डेल्टा TF 1 आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल निकालेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 था, डिप्रेशन 1 हो गया। तो हम लोग अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कैलकुलेट करेंगे तो 272 केल्विन आ जाएगा।
अब आपको पता है कि जो इथीन ग्लाइकॉल का फ्रीजिंग पॉइंट है उसी पे गैस इक्विलिब्रियम में है, तो गैस का टेम्परेचर भी 272 केल्विन हो गया। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे तो प्रेशर आपका देखो ओपन कंटेनर की तरह काम करेगा ये। पिस्टन जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर लिखेंगे दैट कम्स आउट टू बी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे तो प्रेशर हो गया हमारे लिए 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दिया है वी, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 स्टार्टिंग में गिवन है 0.1 मोल, आर की वैल्यू 0.082 यूज कर लेना है, क्वेश्चन में यही गिवन है, एंड इंटू टी करेंगे। यहाँ से सॉल्व करके वॉल्यूम निकालेंगे और उसको सॉल्व करके एक बार वॉल्यूम बताइए तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू 2.176 लीटर्स आंसर आ जाएगा। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। 38 given a open beaker of water in equilibrium with water vapor is in a sealed container. When a few grams of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecules, देखो एक ओपन बीकर है हमारे पास, उसमें एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है और बाद में सॉल्यूशन प्रेजेंट। सो ओपन बीकर इज ऑफ वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर वेपर इन द सील्ड कंटेनर। When the few grams of glucose is added to the beaker of water, तो आपने जैसे ही आपने ग्लूकोज डिजोल्व करेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट से कम होता है, राइट। तो अगर ऊपर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन कम लीव करेंगे और वेपर से ज़्यादा आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, कंडेंसेशन फास्ट हो जाएगा। सो लीव्स द सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड लीव्स द वेपर इंक्रीजेस। तो इसका आंसर ए एंड बी लिख सकते हैं, बट अगर ए का आंसर लिखना होता तो वी मे राइट ए, बिकॉज पी एस की वैल्यू हमारी कम है और पी नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो धीरे धीरे वेपर जो है वो कंडेंस करना शुरू कर जाएगी और वेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के एवापोरेट करने का रेट डिक्रीज कर जाएगा और कंडेंस करने का रेट बढ़ जाएगा। हम आंसर ए एंड बी लिख सकते थे, अभी कोई एक आंसर मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा डिफेक्टिव था बट जैसा दिया था वैसे ही करना है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Question number 40 is given Henry's constant for four gases alpha, beta, gamma, and delta in the water at 298 Kelvin is given below. Density of water is given. This table implies alpha has the highest solubility of water as the given temperature. तो देखो हमें पता है P is equal to KH into X होता है, जिसकी KH वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, अल्फा का KH वैल्यू हायर गिवन है तो उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, सो इट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन solubility of gamma at 308 Kelvin higher than at 298 Kelvin, ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि आपको पता है गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम होती है। तो 308 केल्विन पे जो सॉलिबिलिटी आएगी वो 298 केल्विन से कम आने वाली है, बी भी करेक्ट हो गया। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन हायर एट, सॉरी रॉन्ग हो गया, 308 केल्विन हायर एट 298 केल्विन, तो गड़बड़ हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम हो रही है, तो बी इनकरेक्ट हो गया। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार, उसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स लिखेंगे। तो गैस गामा जो है हमारे पास, गैस गामा के लिए के एच वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵ है। अगर उसकी मोलरिटी 55.55 दे रखी है तो 55.5 मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर हो गया। तो मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो 55.55 अपॉन 55.55 प्लस 1000/18 कर देंगे, राइट। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर 10⁻⁻² बार आ जाएगा, जबकि आपको ऑप्शन में 1 बार गिवन है, तो ये आंसर गड़बड़ हो गया, सी भी इनकरेक्ट हो गया। तो फाइनली इसका आंसर डी मार्क कर देंगे। या अगर चेक करना है तो डी भी चेक कर लो। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर डेल्टा इज 250 बार, उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, पी इज इक्वल टू के एच इंटू सॉलिबिलिटी। के एच की वैल्यू 0.5 दे रखी है, 0.5 किलो बार है, उसको अगर सही यूनिट में बार में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो 55.55 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस 1000 इंटू 55.5 प्लस 1000/18 करेंगे, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, सॉरी 1000/18 नॉट 55.5। तो 1000/18 करेंगे और इसको सॉल्व करिएगा, ये 250 बार अपना आंसर आ जाएगा। उसका मतलब इसका आंसर डी मार्क करेंगे, ठीक है, क्लियर।
चलो then comes question number 41. 41 question is given if 250 gram centimeter cube of aqueous solution containing 0.7 gram of protein A is isotonic with 1 liter of the another aqueous solution containing 1.65 gram of protein B at 298 Kelvin, the ratio of their molecular masses of A and B will be. तो देखो अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है दोनों, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई। कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे तो 0.73 ग्राम मोलर मास लेट से एम ए, 250 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया है तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml एज्यूम कर लो, सो दिस 1000 by 250, so this comes out to be 0.73 into 4 by ma। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालेंगे तो 1.65 ग्राम है, मोल्स हो गए 1.65 by mb, और ये हमने 1000 ग्राम ऑफ वाटर में या 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ग्राम हो गया, सो दिस कम्स आउट टू 1.65 by mb। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दो, यहाँ से एम ए बाई एम बी सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.73 into 4 by 1.65, दिस कम्स आउट टू 1.76 एंड ऑनवर्ड्स। राउंड ऑफ करके इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, 10⁻² में आंसर रिपोर्ट करना है, तो हम उसको 177 आंसर मार्क कर देंगे, बिकॉज 176.96 इंटू 10⁻² लिखेंगे, राउंड ऑफ करके 177 रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक सॉल्व करना था, अदरवाइज सही राउंड ऑफ होता ही नहीं। अगर 176.4 होता सपोज करो ये, तो ये आंसर 176 लिखते हैं, बट हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर मार्क करना था तो 177 इसका आंसर गिवन था क्वेश्चन में, तो इसलिए बहुत क्लियर कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। तो मेंस के पेपर में इस बात का ध्यान देना है कि कैलकुलेशन एक्यूरेट करनी है, बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं करना है क्योंकि आंसर यहाँ गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में स्पेशली इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में 2 प्लेस डेसिमल बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है। Next question number 42 is given at 300 Kelvin. The vapor pressure of the solution containing 1 mole of normal hexane, 3 moles of normal heptane is 550 mm of mercury. At the same temperature, if 1 more mole of normal heptane is added to this solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 mm of mercury. What is the vapor pressure in mm of normal heptane in the pure state? तो देखो पहले 1 मोल नॉर्मल हेक्सेन 3 मोल नॉर्मल हेप्टेन में डिसॉल्व किया तो मोल फ्रैक्शन 1/4 3/4 हो गए। देखो सबसे पहले हमने ये डेटा लिया तो इससे मोल फ्रैक्शन कितना हुआ 1/4 एंड 3/4, तो पहला फॉर्मूला लगाया PT इज इक्वल टू XA इंटू PA0 प्लस XB इंटू PB0। तो टोटल प्रेशर दे रखा है 550, पहले मोल फ्रैक्शन 1/4, PA0 एंड PB0 में इक्वेशन बन गई। बाद में उसने बोला हुआ है कि वेपर प्रेशर 10 mm इंक्रीज कर जा रहा है तो 560 हो गया, लेकिन उसमें क्या करा हमने 1 मोर मोल ऑफ नॉर्मल हेप्टेन ऐड कर दिया है। 1 मोर नॉर्मल हेप्टेन ऐड करेंगे तो उसके 3 मोल्स की जगह टोटल मोल्स हो गए, सॉरी 1 मोल की जगह टोटल मोल्स हो गए 2, और वेरी पॉइंट यहाँ ध्यान देना, उसने बोला हुआ है कि 1 मोर मोल ऑफ नॉर्मल हेप्टेन इज एडेड, तो नॉर्मल हेप्टेन के पहले कितने मोल थे 3, तो हो गए 4, और नॉर्मल हेक्सेन का 1 मोल था, सो हो गया 1/5 एंड 4/5। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया? नॉर्मल हेप्टेन का 1 मोल और ऐड किया तो नॉर्मल हेप्टेन के मोल हो गए 4, हेक्सेन के मोल थे 1, तो उसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1/5, और हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन हो गया 4/5। अब ये देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का केस है, सॉल्व करिए एक बारी। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली इक्वेशन हो गई PA0 प्लस 3PB0 इज 2200, दूसरी वाली इक्वेशन हो गई PA0 प्लस 4PB0 इज 2800। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो PB0 डायरेक्टली 600 आ जाएगा, और फिर अगर PA0 भी सॉल्व करना है तो 400 आ जाएगा, ऑल्दो आपसे PB0 ही पूछा गया है, नॉर्मल हेप्टेन का वेपर प्रेशर पूछा गया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन अगर लिखेंगे और यूनिट देखो आपको mm ऑफ मरकरी में लिखना है तो 600 mm मरकरी ये अपना आंसर हो जाएगा, तो आंसर आपको 600.00 रिपोर्ट कर देना था। 2 प्लेस डेसिमल में लिखना होता है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। Then comes question number 43. It's given the osmotic pressure of a solution of NaCl is 0.1 atm and that of glucose solution is 0.2 atm. The osmotic pressure of the solution formed by mixing 1 liter of sodium chloride solution and 2 liter of glucose solution is x into 10⁻³ atmosphere. Then x is, और x अपने को नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए पहले वाले सोल्यूशन के लिए P1 इज इक्वल टू I इंटू C1 इंटू RT हो गया, जो NaCl का सोल्यूशन है। दूसरा वाला सोल्यूशन P2 इज इक्वल टू C2 इंटू RT हो गया। पहले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 दे रखा है, दूसरे वाले का 0.2 दे रखा है। बाद में उसने बोला है 1 लीटर सोडियम क्लोराइड और 2 लीटर ग्लूकोज को डिसॉल्व कराया हमने। तो सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, जो ग्लूकोज सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को C2 ले लेना है। तो अगर 1 लीटर सोडियम क्लोराइड और 2 लीटर ग्लूकोज डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हो गई C1/3 और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2C2/3।
तो पहले वाले सोल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे तो आई इंटू सी वन बाई थ्री इंटू आर टी प्लस ग्लूकोज सोल्यूशन लिखेंगे तो 2/3 C2 इंटू आर टी। ये समझ गया ना पहले नए सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि 1 लीटर सोडियम क्लोराइड डिजोल्व किया है तो 1 इंटू C1/3 टोटल वॉल्यूम। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो 2 इंटू C2/3। ये नई कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमें सॉल्व करके लिखना है, तो C1 इंटू आर टी आई इंटू C1 इंटू आर टी की वैल्यू 0.1 है, 0.1/3 प्लस 2/3 इंटू 0.2 लिखेंगे तो 0.5/3 आ जाएगा, विच इज 167 इंटू 10⁻³ ATM। नियरेस्ट आंसर हम लोग लिखेंगे 167, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखो। 44 में लिखा है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m aqueous solution of CrCl3 NH3 solution is 2 times that of 0.05 m aqueous solution of CaCl2 solution. The value of X is assuming 100% ionization of the complex and CaCl2. Coordination number of chromium is 6 and all the NH3 in the molecule are present inside the coordination sphere. ये clearly mentioned है। तो देखो हमें सिंपली वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। हमने 44 के लिए फॉर्मूला लगाया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई टाइम्स केबी इंटू एम। तो जो CrCl3.xNH3 का कॉम्प्लेक्स है उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर I1 मान लिया, कॉन्सेंट्रेशन उसकी 0.1 m गिवन है और बोला हुआ है कि CaCl2 से उसका डबल है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो 2 इंटू आई टाइम्स केबी इंटू आई टाइम्स के मोलरिटी लिख लेंगे अगर हम, तो 2 इंटू 0.05 और CaCl2 100% आयनाइज है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर होगा 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर I1 3 आ गया तो उसका मतलब हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखना है जिससे 3 आयन प्रोड्यूस हो। हमारा फॉर्मूला बनेगा CrNH3 होल 5 Cl3, क्योंकि टोटल 3 Cl दिए, ब्रैकेट के बाद 2 Cl रखने पड़ेंगे क्योंकि 3 आयन प्रोड्यूस करने हैं, तो 1 Cl ब्रैकेट के अंदर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्रोमियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें 5 अमोनिया रखनी पड़ेगी, और अमोनिया उसने बोला है पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी अमोनिया नहीं है, तो दैट मीन्स हमारे फॉर्मूले में 5 अमोनिया प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 5.00 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5.00 रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 45। 45th question is given a solution is prepared by using 180 gram of water as a solvent and 10 gram of different non-volatile solutes A, B, C. The relative lowering of vapor pressure in the presence of the solute are in the order. तो देखो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो अगर अलग अलग मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट लिखेंगे तो एक्स के लिए वैल्यू आ जाएगी 10/100 डिवाइडेड बाई n/n। अगले वाले सोल्यूट के लिए लिखेंगे एक्स बी के लिए तो इट इज 10/200 बाई n/n। या अगर और प्रिसाइसली लिखते चले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो सेम ही है, और इसको हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन की ट्रीट कर लेंगे, तो नीचे वाली जो वैल्यू n/n है उसमें स्मॉल n को कैपिटल N के रेस्पेक्ट में निग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है। तो उसमें ध्यान से देखते जाओ, जितना हायर मॉलिक्यूलर वेट होता जाएगा मोल फ्रैक्शन उतना कम होता जा रहा है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्यूट इज इन द ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए हुआ, ए के लिए, फिर किसके लिए हुआ, बी के लिए, और सबसे कम सी के लिए। तो ऑर्डर चेक करेंगे तो इट शुड बी ए बी सी, यानी कि ऑप्शन सी मार्क कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो 45 का आंसर हो गया हमारे लिए सी, क्लियर। तो दिस कंप्लीट्स योर एपीजी, थैंक यू।